बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं SDTV। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात में सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो डॉलर है। हमें डॉलर चाहिए, ज़्यादा हैं हमारे पास कम, और इसको इकोनॉमिस्ट लिविंग बियॉन्ड योर मीन कहते हैं या फैंटास्टिक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अचीव करने की कोशिश कभी कहते हैं, कभी इसको कहा जाता है इकोनॉमिक कि जो इकोनॉमी है ओवर हीट होगी, वट एवर। बट करंट अकाउंट इज़ वन सिंगल थिंग जिसके बारे में ये डिबेट चलती है कि हमने अपनी सॉवरेनिटी खो दी, हमारा कम्युनिटी ऑफ नेशन में जो मुकाम था वो लॉन्ग टर्म कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं इस एक सिंगल प्रॉब्लम को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं किया आज तक उन्होंने? एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसके बारे में ये हो सकता है कि जिस वक्त आपने ग्रोथ को स्लो डाउन करेंगे उसी ग्रोथ से फिर पैसे आने होते हैं जो कि रुपी कंपोनेंट में, यानी कि फिजिकल साइड भी इस पर डिपेंड करती है, उससे अगले साल, उससे अगले साल। तो अगर इसको आप कर्टेल करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी साइड पे इनइक्वालिटी, गुर्बत, वो सारे मसाइल हैं, फैलना शुरू हो जाते हैं। तो ये कहाँ पे ख़राबी होती है? ये डिबेट इस वजह से हमारे ख्याल में आ जाई कि 48 अरब डॉलर चाहिए, फिर अभी का गैप है ट्रेड का, और जो पिछले साल 30-31 का था, और समझा ये जाता था कि हमारी जो नीड्स हैं वो कम होंगी, बट अब ये लगता है कि तकरीबन 42 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग नीड अगले साल में फिर हमारे मुंह फाड़े खड़ी हुई है, और हम कहाँ से लेके आएंगे? इन सारे मसाइल को पे गुफ्तगू करने के लिए हमने फिर एक दफ़ा एक एक्सपर्ट को दावत दी है ताकि इसके ऊपर, बजाय ये तो एक लेमैन प्रेपोजिशन थी जो मैंने आपके सामने बताया, एक मसले के तौर पे इसको टेक्निकली एनालाइज किया जाए और कहाँ पे प्रॉब्लम है। डॉक्टर वकार साहब, वेरी वार्म वेलकम। डॉक्टर वकार अहमद, आप इसको देखते हैं, आपका एरिया भी है, थोड़ा सा हमें बताएं कि ट्रेड पे काम से गलती हुई है। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है जो जनरल ट्रेजेक्ट्री थी, अगर आप पहला हाफ देखें पिछले फिस्कल ईयर का, तो वो गलत नहीं थी। वो बिल्कुल एक ब्रॉड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ठीक थी। इम्पोर्ट्स पे भी कदरे चेक था अगर देखा जाए तो, और हमें ये मालूम था कि हमारी डेट रीपेमेंट्स भी आनी है, इसलिए वी वर कंसर्न्ड अबाउट द वाइडनिंग ऑफ ट्रेड डेफिसिट। जहाँ इशू खराब होता है वो आप देखते हैं कि दिसंबर जनवरी के बाद जो है वो जब ग्लोबल फ्यूल, फूड और मेटल प्राइसेस जब ग्लोबली ऊपर जाने लगती हैं, एंड पाकिस्तान बीइंग अ नेट इंपोर्टर ऑफ ऑयल, आल्सो बीइंग एन इंपोर्टर ऑफ फूड एंड मेटल्स, रॉ मटेरियल जी, वहां पे आप देखते हैं कि आप क्या जो इंपोर्ट्स की जो वैल्यू है, आप देखें क्वांटिटेटिव टर्म्स में बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर जो जो क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट है वो नहीं बढ़ी है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट जो कि आपके हाथ से बाहर हो गई। और हमने जो अर्लियर प्रोजेक्ट किया था वो ये किया था कि तकरीबन 75 से 78 अरब डॉलर के बीच में रहेंगी ईयर एंड इंपोर्ट्स जो हैं, लेकिन वो एस्टिमेट भी आप देखें वो क्रॉस हो गया और अब थोड़ा सा 80 अरब डॉलर से ऊपर आई है जो फिगर आई है जी। तो ये अब मद्देनजर रखते हुए अब आपके सामने दो सूरत हाल है। एक तो ऑफ कोर्स ये है कि आपने शॉर्ट टर्म में हार्ड ब्रेक्स लगा दी क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं था, लेकिन उसका फायदा तो नहीं हुआ। जून के रिजल्ट बताते हैं जी कि वो 57% फिर उसी तरह ग्रो। जी राइट। सो इसका मतलब है कि इतना कैश मौजूद था इकोनॉमी के अंदर, इतने ऑर्डर्स ऑलरेडी बुक्ड थे कि आपके पास ऑलरेडी इंपोर्ट्स जो वो आती रही, और लैग पीरियड बाय विच आपके वो वाले पॉलिसी मेजर्स इंपैक्ट कर रहे होंगे वो ज्यादा एक्सटेंड हुआ है। बट कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, अब आपके पास जो है हार्ड ब्रेक्स के अलावा अब क्या क्या ऑप्शन है? एक तो ये है कि जो फ्यूचर आउटलुक है वो तो यही रहेगी इस वक्त, तो बल्कि जेपी मोर्गन और दूसरे जो आपके इस वक्त फोरसाइट एनालिसिस करने वाले इंस्टीट्यूशन है वो तो कह रहे हैं कि तेल की कीमत अभी मजीद ऊपर जा सकती है ड्यू टू द अनसर्टनिटी अराउंड रशिया यूक्रेन वॉर, ऑफ कोर्स मिडल ईस्ट एंड द पर्सपेक्टिव ऑफ ओपेक कंट्रीज एंड अदर्स जी। उस सूरत हाल में आप इंडस्ट्री को ये भी नहीं कह सकते कि वो अपना पहिया बंद कर दें। इंडस्ट्री को ऑफ कोर्स ऑयल चाहिए, वो किसी तरीके से सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट कोल के थ्रू, और अफगानिस्तान से कोल लिबरलाइज की जा रही है।
रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स आपको फिर भी जो है वो अलाउ करनी पड़ेंगी। ऑन द अदर साइड जहां पे हम रिसीवेबल्स देखते हैं कि हमारे पास डॉलर्स का जो इनफ्लो हो रहा होगा, क्या वो किसी मैजिकल तरीके से इंक्रीज हो सकता है? वो भी नहीं हो सकता। आप देखें कि एक्सपोर्ट्स जो हैं उनके अंदर अगर 60 से 65% जो है इम्पोर्टेड कंटेंट है, और आप अगर इम्पोर्ट्स को कर्ब कर देते हैं तो आपकी एक्सपोर्ट्स की भी ग्रोथ रुक जाती है। Remittances have their own way of growing. Of course, that depends on international situation as well as the local situation here. हमारी करेंसी कैसे मूव करती है। ग्लोबल इस वक्त रिसेशन की बात हो रही है, तो उसमें कहीं पाकिस्तान का माइग्रेंट वर्कर या डियास्पोरा इफेक्ट ना हो। सो रेमिटेंसेस के ऊपर भी एक नेक्स्ट फिस्कल ईयर में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एफडीआई की सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से ज्यादा अच्छी नहीं रही। ऑल्दो इस गवर्नमेंट ने आके कहा जरूर है कि हम सीपेक को रिवाइव करेंगे, सऊदी डेवलपमेंट फंड का भी अभी विजिट हुआ है। सो वन होप्स कि ये मटेरियलाइज होंगे इनटू B2B एंगेजमेंट्स। एंड में फॉरेन एड का आपके पास जो कंपोनेंट रह जाता है वो आप ज्यादा से ज्यादा रैंप अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि टू रीपे द फॉरेन डेट्स मेरे पास एक सिक्योर पाइपलाइन हो लोन्स की फिस्कल ईयर 23 में, ताकि मैं कम से कम जो है 21 अरब डॉलर की रिपेमेंट्स जो करनी है और बाकी का जो करंट अकाउंट का जो खसारा है वो अफोर्ड करना है। को एक बड़ा क्वेश्चन मैं यहाँ आपसे पूछता हूँ। एक तो ये है कि जो यूनिट प्राइस बढ़ी है तो एक्सपोर्ट की वैल्यू में क्यों इजाफा नहीं हुआ? जी, सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आपकी ज्यादातर जो एक्सपोर्ट बास्केट है आप देखें उसके अंदर वो कमोडिटीज हैं जिनको हम कहते हैं कि जिनकी डायनामिक डिमांड नहीं है। आप कपड़ा कर रहे हैं, गारमेंट कर रहे हैं, नहीं, लेकिन यूनिट प्राइस बढ़ी है ना। जी, लेकिन आप ये भी देखें ना कि इन टर्म्स ऑफ द वीकनिंग ऑफ रुपी आपकी डिमांड गिरी है। जी, आपकी एक्सपोर्ट्स को जो मेन फायदा हुआ है वो तो वीकनिंग ऑफ रुपी से हुआ है। आप किसी भी एक्सपोर्टर से अगर बात करेंगे तो वो कहेंगे कि मेरी इनपुट सप्लाई कोई ज्यादा नहीं बढ़ी है, फॉर एग्जांपल। इट इज द वीकनिंग ऑफ रुपी विच हैज इम्पैक्टेड मी। अच्छा, ऐसा नहीं है, आप सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे विद इन टेक्सटाइल या गारमेंट हम वैल्यू एडेड की तरफ नहीं गए, हम फिर भी वैल्यू एडेड की तरफ गए हैं। बट अगेन योर एक्सपोर्ट बास्केट इज वेरी नैरोली बेस्ड। आपको टेक्सटाइल, गारमेंट, चावल, ये जो 2-4 आपकी एक्सपोर्ट्स हैं उससे बाहर निकलना है। द गुड न्यूज इज कि इन टर्म्स ऑफ हाई डायनामिक डिमांड आपकी आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स जो है बड़ी हैं। आप देखेंगे सिर्फ यूएस के केस में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी आईटी की वो 3 अरब डॉलर जो हैं वो क्रॉस कर गई है। सो नाउ दिस इज एन एनकरेजिंग साइन जिसके ऊपर बिल्ड किया जा सकता है। लेकिन आपका वो जो आपका काउंटर क्वेश्चन हो सकता है वो ये है कि क्या इस साल बिल्ड किया जा सकता है टू नैरो डाउन दिस ट्रेड डेफिसिट? वो बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। तो आप मैं यही पूछने लगा था कि ये सारा क्वेश्चन जो अटेन किया जाएगा थ्रू डोनर्स एंड ऑल ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस ना हो, और डिफॉल्ट का जो लफ्ज़ है बड़ा खौफनाक है वो ना अगले साल फिर आजकल भी यही बोला जाए। तो 1 साल का जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें डू यू थिंक पाकिस्तान कैन पुट इट्स एक्ट टुगेदर? वेरी मच सो। और आप देखें कि इस वक्त जो इंतजार है वो आईएमएफ के 7th और 8th रिव्यू के फाइनलाइज होने का है। एक दफा उसमें 1 महीने कहता और लगेगा जी, उसमें शायद महीना और लग सकता है। उनके बोर्ड की ऑफ कोर्स मीटिंग होनी है, बट एक दफा वो हो जाए तो बाकी का होमवर्क आप देखें ना कि एडीबी के साथ एक पाइपलाइन डिसाइड हुई हुई है, वर्ल्ड बैंक के साथ हुई हुई है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है उसके साथ हुई है। तो बाकी डोनर्स के साथ आपने अपनी सिक्योर पाइपलाइन जो है वो की है टू द ट्यून ऑफ 19 to 20 बिलियन डॉलर्स। तो वो काफी जो है वो कुशन आ जाएगा। लेकिन ये कहना कि अगले साल बोरोइंग नहीं करनी पड़ेगी, बोरोइंग करनी पड़ेगी। ऑलरेडी आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने प्लान बनाए बैठे हैं एक और सकूक की लॉन्च का। ऑफ कोर्स उसकी टाइमिंग देखनी पड़ेगी ये कब वो करना है। बट वी विल नीड टू बोरो टू सकूक के प्रीमियम के बारे में और वो बड़ी गुफ्तगू चल रही थी। जी बिल्कुल, और वो जाहिर है मुनहसर वायबल नहीं है जी, वो मुनहसर है हालात के ऊपर। इस वक्त जो हालात हैं, ऑफ कोर्स जो आउटलुक है, जो रेटिंग एजेंसीज ने आउटलुक दी हुई है 18% प्रीमियम जी काफी हाई है। और बट वन इज होपिंग कि ये जो है चीजें जो हैं सर्टेनिटी के साथ साथ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगी। अगर मैं आपसे वन लाइनर पूछूं, जाहिर है सारा जो मतलब एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग दैट गोज ऑन इन द कंट्री वो फिस्कल फ्रेमवर्क होता है। फिस्कल फ्रेमवर्क के बेसिस के ऊपर एक्सटर्नल सेक्टर भी और सारा कुछ वो चलता है। फिस्कल फ्रेमवर्क को क्या किया जाए?
देखिए, फिस्कल फ्रेमवर्क में एलिफेंट इन द रूम इज एनर्जी। एनर्जी देखें ना, रीनिगोशिएट किया जाए। हाँ, रीनेगोशिएट करें, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आपने जो बाहर वालों के साथ हेजिंग करनी है उस पे सोचें, आपने इंटरनली जो अपनी गवर्नेंस इंप्रूवमेंट, टेक्निकल लॉसेस की कमी करनी है उस पे सोचें। अब आप ये नहीं कर सकते कि मैं एक चीज कर लूं और दूसरी ना करूं, क्योंकि आप साइमल्टेनियसली सब हाँ, कुछ। गर्दिशी कर्जों का मसलन आप ये कह रहे हैं कि जो बाहर से एनर्जी हमने खरीद के लानी है, पेट्रोलियम या कोल वगैरह, वो हम देखते रहें कि प्राइस कम कम है, उसे हेज करें। उसे हेज करें और जो इंटरनल हमारे जो पावर प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें कैपेसिटी पेमेंट और वो सारा, उनसे जो टर्म है उसे हम रीनिगोशिएट करें। उसकी मैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये इंक्लूडिंग द चाइनीज प्रोजेक्ट, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट थे, इनको जब कमीशन किया जा रहा था तो ये सोचा जा रहा था कि 6% ग्रोथ रहेगी और एनर्जी कैपेसिटी पेमेंट कभी करनी नहीं पड़ेगी, डिमांड उसको वो कर लेगी। अब डिमांड तो है नहीं है, सप्लाई साइड रहेगी भी सिर्फ। तो और मेरे ख्याल है कि इट इज अबाउट टाइम कि हमें भी ये समझना होगा कि अगर हमारी इंडस्ट्री को बिजली चाहिए, गैस चाहिए, उनको फुल इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ेगी। अब मजीद जो है हिडन या क्रॉस सब्सिडी से हम इंडस्ट्री को जो टैरिफ अनाउंस करते हैं, क्रॉस सब्सिडीज भी नहीं, वो भी आप कैसे नहीं, डोमेस्टिक से नहीं, किसी और से किसी और से अगर आप करेंगे फॉर एग्जांपल, तो किसी ना किसी सेक्टर को तो आप वो कर रहे होंगे ना। आप रेजिडेंशियल को करेंगे तो वो लोग सड़कों पे निकल आते हैं, पॉलिटिकली इट इज वेरी नॉट वेरी फीजिबल, अनवायबल। और अगर आपने रेजिडेंशियल से करना है तो आप रेजिडेंशियल की बढ़ा देंगे आप। तो इशू ये, इस वक्त स्पेस आपके पास नहीं है। रेजिडेंशियल हो, इंडस्ट्री हो, जो भी हो, दे हैव टू पे फुल इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो चोरी है वो स्टेट की रोके, या तो फिर जी बिल्कुल, या फिर कैप्टिव पावर की इजाजत दे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। चोरी के ऊपर, थेफ्ट के ऊपर, टेक्निकल लॉसेस के ऊपर, बिल्कुल मैंने तो पहले ही कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि जी पहले एक चीज ठीक हो जाए फिर मैं टेक्निकल लॉसेस पे आता हूँ। आपको फौरी तौर पे तवज्जो देनी है और उसका सोल्यूशन यही है कि जहां पे चोरी ज्यादा है वहां बिल कलेक्शन आप आउटसोर्स करें टू द प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, ये बताएं कि वो चाइनीज के साथ जो एक था, जो पिछली गवर्नमेंट ने वो एक किया था, वो असद उमर साहब ने उस पर साइन नहीं किया और वो ईसीसी में, उसको क्यों नहीं थ्रू करते? देखिए, विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स, जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि वो और इंक्लूडिंग सम अदर प्रोजेक्ट्स सब रीओपन किए गए हैं, एक रिवाइज्ड अब और एक रिवाइज्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो चाइनीज के साथ चल रही है। और होपफुली ये गवर्नमेंट जो है इसी माह, ये सिर्फ आईएमएफ के एग्रीमेंट का इंतजार करे कि उसमें स्पेस देख लें कितनी मिलती है, इसी माह इस चीज पे डिसीजन होगा कि जो जो चाइनीज के साथ प्रोजेक्ट्स एनर्जी सेक्टर में शेल्फ किए गए थे उनको आया रीओपन किया जाए या ना किया जाए। क्योंकि चाइनीज भी देखें ना, अगर आप उनको दोबारा री इंगेज करते हैं उन प्रोजेक्ट्स में और आप कह रहे हैं कि साल बाद मैं इलेक्शन में जा रहा हूं, तो चाइनीज को भी कुछ ऐसी गारंटीज चाहिए होंगी कि वो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आनी है, फिर अगली गवर्नमेंट मैंडेट लेकर आएगी। आखिरी हम इतना टेंजेंट पे हम भटकने लगे हैं प्रोग्राम में, बट सवाल इतना इंटरेस्टिंग है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। अब वो गवर्नमेंट ने कहा था कि जी हम बॉयलर चेंज करके फ्यूल चेंज करने लगे हैं। डू यू थिंक इट्स वायबल? मैंने जिनसे पता की है वो ये है कि जो सबसे महंगा आइटम है वो बॉयलर होता है जो उस पर चलता है। तो ये तो नया आईपीपी लगाने वाली बात है, उसमें फिर वही सौदे और किकबैक्स और कौन कौन आ जाएगा। डू यू थिंक इट्स वायबल? अच्छा, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। इस पे काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत है और उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक में लाने की जरूरत है। आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, लेकिन जो आपकी ब्रॉड जो मैसेज है ना आपके सवाल में, वो ये है कि वी नीड टू रीथिंक आवर एनर्जी मिक्स। ये वाला एनर्जी मिक्स अब अनसस्टेनेबल। तो एनर्जी मिक्स वो सूरज वगैरह का, वो तो सोलर तो है, जो हाइडल है उसमें तो अभी 5-6 साल लगेंगे। जी, आप देख रहे हैं इस बजट ने एक जो अच्छा काम किया कि आपने रिकॉग्नाइज किया कि लोग ऑलरेडी सोलर की तरफ शिफ्ट होने लग गए, वो बिजली का बिल अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो आपने जीएसटी भी और कस्टम ड्यूटी भी सोलर के ऊपर जो है आपने उनको लिबरलाइज कर दिया। इसी तरीके से मेरा ख्याल है आपके जो बाकी के जो रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में है, चाहे हाइड्रो हो, चाहे आपका वेस्ट टू एनर्जी, आप देखें ना आपके पंजाब के अंदर दिस इज पिकिंग अप, केपी में वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स आर पिकिंग अप। इनके ऊपर भी हम फिस्कल बर्डन जो है कम करें, टैक्स बर्डन कम करें एंड अलाउ दीज प्रोजेक्ट्स टू वर्क। चले, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये बड़ी लंबी डिस्कशन हो सकती है, लेकिन वो जो चेरी पिकिंग जो करते हैं हम इंफॉर्मेशन में से, निकला ये है कि
एलिफेंट इन द रूम इज़ एनर्जी, और एनर्जी की पॉलिसी को हमें दोबारा से ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करना पड़ेगा? उसके बगैर अगले साल फिर बेतहाशा कर्ज़े लेने पड़ेंगे और ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकती। उसके बगैर हमारी एक्सपोर्ट्स के पिकअप करने के चांसेस कम हैं, एंड वगैरह वगैरह, और कैपेसिटी पेमेंट और सर्कुलर डेट सब कुछ। तो देखें कि अगले आने वाले मंथ्स में और 1-2 बजट में हुकूमत एनर्जी पॉलिसी को किस तरह रेट्रोफिट करती है। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो अपने कमेंट्स लॉग इन होके करें ताकि हम इसको बेहतर बना सकें। अल्लाह हाफ़िज़।